साइंस स्टडी 247 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग विश्व भूगोल से संबंधित चैप्टर हमारा सौरमंडल पढ़ेंगे। तो मित्रों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। हमारा सौरमंडल आकाशीय पिंडों का एक समुच्चय है जिसके केंद्र में सूर्य स्थित होता है। सूर्य के अलावा पृथ्वी सहित 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, प्लाज्मा यानी प्लाज्मा विद्युत आवेशित गैस हैं आदि सम्मिलित हैं। अब बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है। सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99.85% भाग सूर्य में संचित है। सूर्य का संघटन देखें तो 71% हाइड्रोजन होता है, 26.5% हीलियम और बाकी 2.5% में अन्य तत्व पाए जाते हैं। और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ग्रह एवं अन्य आकाशीय पिंड इसकी परिक्रमा करते हैं। सूर्य निरंतर दृश्य प्रकाश, अदृश्य प्रकाश, अवरक्त विकिरण, पराबैंगनी किरण, एक्स किरण, गामा किरण, रेडियो तरंग एवं प्लाज्मा के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इसके दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहा जाता है। याद रखिएगा मित्रों, इसके दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते हैं, यानी जो प्रकाश मंडल होता है उसके किनारे वाले भाग प्रकाशमान नहीं होते हैं, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसी को वर्णमंडल कहते हैं, जो लाल रंग का होता है, यानी क्रोमोस्फियर। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट यानी कोरोना कहते हैं। सूर्य किरीट एक्सरे उत्सर्जित करता है और सूर्य किरीट को सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। मित्रों, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है, यानी जब कभी पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तो उस समय सूर्य किरीट से ही प्रकाश हमें मिलता है। सूर्य से उत्सर्जित होने वाले हाइड्रोजन की लपटों को सौर ज्वालाएं कहते हैं, और जब यह उत्सर्जित पदार्थ वायुमंडल में काफी दूरी तक प्रवेश कर जाता है तो इसे सौर आंधी कहते हैं। और सूर्य के कोरोना से बाहर की ओर प्रवाहित होने वाली प्रोटॉन की धाराओं को सौर पवन कहते हैं। इसका निर्माण प्लाज्मा अर्थात आयनीकृत गैसों से हुआ है। और सूर्य की कोरोना में स्थित काली रेखाओं को फ्रानहोफर रेखाएं कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा मित्रों। और सूर्य में स्थित चमकीले धब्बों को प्लेजेस एवं काले धब्बों को सौर धब्बा यानी सन स्पॉट कहते हैं। जिस समय सूर्य का धब्बा दिखाई पड़ता है उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होते हैं, जिससे टीवी, बिजली चालित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। आयन मंडल में चमकने वाली बहुरंगी प्रकाश को उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव ज्योति एवं दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव ज्योति के नाम से जाना जाता है। यह प्रकाश क्रमशः आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र में दिखाई पड़ती है। सूर्य के बाद पृथ्वी का दूसरा सर्वाधिक निकट का तारा प्राक्सिमा सेंचुरी है। मित्रों, सूर्य से सौर ज्वाला निकलने के बाद काले धब्बे वाली जगह को सौर कलंक कहते हैं, यानी सूर्य से सौर ज्वाला निकलता है तो सौर ज्वाला निकलने के बाद काला धब्बा हो जाता है तो उस काले धब्बे को हम लोग कहते हैं सौर कलंक। और सौर धब्बे का तापमान 4500 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करता है। पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर विकिरण को सूर्यातप कहते हैं। और सूर्य ग्रहण के समय बड़ी मात्रा में पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित होती हैं। मित्रों, इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब बात करें सूर्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की, तो पृथ्वी से औसत दूरी है 149.8 मिलियन किलोमीटर या 14.98 करोड़ किलोमीटर। इसका व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। पृथ्वी की तुलना में व्यास 109 गुना है, यानी पृथ्वी का जितना व्यास है उसका 109 गुना व्यास सूर्य का है। द्रव्यमान देखें तो 2 × 10⁻27 टन, यानी सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का 99.85%। सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। क्रोड का तापमान 20 से 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। संगठन देखें तो हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और 2.5% में अन्य तत्व होते हैं। परिक्रमण की अवधि 250 मिलियन वर्ष होता है। याद रखिएगा मित्रों। घूर्णन की अवधि देखें तो 25 दिन होता है। आयु देखें तो 5 अरब वर्ष है। अनुमानित जीवन अवधि देखें तो 5 बिलियन वर्ष लगभग है।
सूर्य धब्बों का ताप 1500 डिग्री सेल्सियस होता है मित्रों। अब बात करते हैं चंद्रमा की। तो यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा की आंतरिक स्थिति एवं उसकी सतह का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी से औसत दूरी 3,84,365 किलोमीटर है चंद्रमा की, यानी चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। देखिए, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है। और बात करें अगर कम गुरुत्वाकर्षण के कारण वायुमंडल इसमें नहीं होता है, और इसके तापमान की बात करें तो दिन में 100 डिग्री सेल्सियस और रात में 180 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके चमकीले भाग पर्वत होते हैं, और गहरे धब्बे वाला भाग जो दिखाई देता है वो निम्न मैदानी भाग हैं। आकार की बात करें तो पृथ्वी के आकार का 1/4 ही है चंद्रमा का आकार। इसके सर्वोच्च पर्वत की बात करें तो लिमनिट्ज पर्वत ये सर्वोच्च पर्वत है, और इसकी ऊंचाई 10,600 मीटर या 35,000 फीट है। हमारे प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगने वाला जो समय है, यानी इसके प्रकाश को पृथ्वी तक आने में जो समय लगता है वो 0.25 सेकंड लगता है, इसे ध्यान रखिएगा। यह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसकी पृथ्वी से अधिकतम दूरी एपोजी अवस्था कहलाती है और न्यूनतम दूरी पेरोजी अवस्था कहलाती है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण के अलावा चंद्रमा अपनी धुरी पर घूर्णन भी करता है। इसके परिक्रमण एवं घूर्णन की अवधि समान होती है, यानी 27.32 दिन होता है। अतः हमें चंद्रमा का समान भाग दिखाई देता है, यानी परिक्रमण एवं घूर्णन की अवधि समान होने के कारण हमें चंद्रमा जो है समान आकार में दिखाई देता है। इसका मात्र 59% भाग ही पृथ्वी से दिखाई देता है। घूर्णन की गति काफी कम होता है, इसलिए दिन व रात की अवधि लंबी होती है, यानी 2 सप्ताह की होती है। जब एक ही महीने में 2 बार पूर्णिमा होता है तो इस घटना को ब्लू मून कहते हैं। याद रखिएगा मित्रों, जब एक ही महीने में 2 बार पूर्णिमा होता है तो इस घटना को ब्लू मून कहते हैं। 1999 में एक ही वर्ष के 2 महीनों जनवरी और मार्च में ब्लू मून की घटना हुई थी। चंद्रमा पर स्थित वह स्थान जहां नील आर्मस्ट्रांग एवं एडविन एल्ड्रिन ने 1969 में सर्वप्रथम कदम रखा, वह स्थान कौन सा था? शांति का समुद्र। ये शांति का समुद्र कहलाता है। अब बात करें चंद्रमा से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़ों की, तो इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 यानी 3,776 किलोमीटर होता है। गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो पृथ्वी का 1/6 भाग होता है। चंद्रमा से पृथ्वी की अधिकतम दूरी देखें तो 4,06,699 किलोमीटर। चंद्रमा से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी देखें तो 3,56,399 किलोमीटर होता है। घूर्णन समय देखें तो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.6 सेकंड। पृथ्वी के चारों ओर एक परिक्रमण का मान है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.6 सेकंड, समान होता है मित्रों। इसके परिधि की बात करें तो 10,927 किलोमीटर इसकी परिधि है। पलायन वेग देखें 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। द्रव्यमान देखें तो पृथ्वी की तुलना में 1/81वां भाग। आयतन देखें तो पृथ्वी की तुलना में 1/50वां भाग। आयु देखें तो 4.6 मिलियन वर्ष ये होता है मित्रों। अब बात करें तारे की, तो सौर मंडल में पाए जाने वाले कुल पदार्थों का 98% भाग तारों में संचित होता है। इसका निर्माण आकाश गंगा में उपस्थित बादलों एवं धूल कणों द्वारा होता है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता होती है। प्रोटो तारा गुरुत्वाकर्षण के फलस्वरूप गैसों एवं धूल कणों के जमा होने एवं दबाव के कारण इसका निर्माण होता है। और नाभिकीय संलयन के कारण तारे का बाहरी भाग फैलने एवं लाल होने लगता है। ऐसे विशाल आकार वाले तारे को लाल दानव कहा जाता है। याद रखिएगा मित्रों, ऐसे तारे को हम क्या कहते हैं? लाल दानव। एक विशाल तारे का अंत नोवा या सुपरनोवा अवस्था में होता है। मृत होते हुए तारे में विस्फोट होता है, जिसके कारण चमकीलापन 10 से 20 गुना बढ़ जाता है। और जब एक तारे का चमकीलापन 20 गुना या उससे अधिक बढ़ जाता है तो उसे सुपरनोवा कहते हैं। इसे ध्यान रखिएगा मित्रों। जब एक छोटा तारा यानी जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.2 गुना से अधिक न हो तो उसमें नोवा या सुपरनोवा विस्फोट होता है। तो विस्फोट के पश्चात तारे का अत्यधिक सघन कोर का अवशिष्ट भाग को
व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। व्हाइट ड्वार्फ केंद्रीय भाग का घनत्व, व्हाइट ड्वार्फ के केंद्रीय भाग का घनत्व 10⁸ ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। और बात करें बड़े तारे की तो इस सूर्य के आकार में दोगुना आकार तक होता है। तो इसमें अगर नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के होता है तो उसके पश्चात उसके सघन कोर का अवशिष्ट भाग को न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। न्यूट्रॉन तारा का घनत्व 10⁴ ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब छोटे आकार के कारण न्यूट्रॉन तारा काफी तीव्र गति से घूर्णन करता है एवं विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करता है। ऐसे तारे को पल्सर कहते हैं। याद रखिएगा मित्रों, ऐसे तारे को हम लोग पल्सर कहते हैं। बड़े तारे विस्फोट के पश्चात अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण काफी संकुचित एवं सघन हो जाते हैं। सर्वाधिक प्रसिद्ध धूमकेतु हेली धूमकेतु है, जो जिसका आवर्तकाल 76 वर्ष होता है। तो मित्रों, ये था हमारा विश्व के भूगोल से संबंधित सौर मंडल के पार्ट। अभी और इसमें पार्ट आएंगे जिसमें ग्रह उपग्रह हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा मित्रों। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। चले फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।